We are the brave, we are the bold, we can be. तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जैसा कि हम सभी को पता है, अंग्रेज जो हमारे देश को 200 सालों तक लूटा, जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी मिल जाने के बाद हमारी सारी समस्याएं दूर नहीं हुई थी। अभी भी हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। वो समस्याएं इस प्रकार है, जैसे भूखमरी की, बेरोजगारी की, गरीबी की, बीमारियों की। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई जिससे हमारी जितनी भी समस्याएं थी उसको दूर किया जा सके। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पॉलिसी शामिल है जो कि 1950 से लेके 1990 तक इम्प्लीमेंटेड थी। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स कितनी टाइप्स की होती है। यहाँ इकोनॉमिक्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। हम सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस पता करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिनमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है। वहीं बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट का होता है। वो जो प्रोडक्शन करना चाहती है, जैसे प्रोडक्शन करना चाहती है और जिसके लिए प्रोडक्शन करना चाहती है, ये सभी कंट्रोल मार्केट खुद ही लेती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर खुद ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जिन गुड्स का प्रोडक्शन करती है वो प्रॉफिट मोटिव से ना करके वेलफेयर मोटिव से करती है ताकि इकोनॉमी में हर कोई उसे खरीद सके। वहीं बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उन गुड्स को प्रोड्यूस करती है जिन पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर करना। तो होप सो आपको सेकंड पॉइंट समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिन गुड्स को गवर्नमेंट बोलती है प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इकोनॉमी में रहने वाले लोग किसी और चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वहीं बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिनमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके प्राइवेट सेक्टर को, और साथ ही कंज्यूमर जो चाहते हैं उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन नहीं किया जाता। वहीं पे हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर को ध्यान में रखकर प्रोड्यूस किया जाता है। जो हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिन कंज्यूमर का परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है वही गुड्स को डिमांड करते हैं और वही गुड्स को खरीदते हैं। तो वहीं बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में, इसमें लिमिटेड चॉइस होता है। वहीं बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यहाँ हम देखते हैं कंज्यूमर जिन चीज़ों का डिमांड करता है मार्केट उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में यह देखने को नहीं मिलता कि कंज्यूमर जिन चीज़ों का डिमांड करे मार्केट उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करे। यहाँ डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट जिन चीज़ों को चाहती है उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में। तो होप सो आपको यह थर्ड पॉइंट भी समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डिफरेंस के फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी में गुड्स का जो प्राइस होता है वो तय कौन करता है। तो हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो गुड एंड सर्विसेज का प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, इससे ज़्यादा प्राइस कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। वहीं बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और जिसकी डिमांड कम होगी उसकी प्राइस भी कम होगी। तो यह डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हमने इस टॉपिक में बात की डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम देखते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ साथ मार्केट का भी इंटरफेयर होता है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कुछ सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बाकी के सेक्टर पे प्राइवेट का कंट्रोल होता है। अब हम दोबारा अपने चैप्टर पे लौटते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की बहुत ही बुरा हाल था। हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ी मात्रा में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और बीमारी उपलब्ध थी जिसको जल्द से जल्द दूर करना हमारा लक्ष्य था।
तो इसके लिए हमारे देश के लीडर्स ने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए। तो इसी पॉलिसीज़ को अब हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे रसिया एक ऐसा कंट्री था जो कि भारत के साथ खड़ा था। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और वो रसिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। यहाँ तक कि रसिया हमारे भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू वहाँ की इकोनॉमी को, मतलब रसिया की इकोनॉमी जो कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसको अडॉप्ट करना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया में भी सोशलिस्ट इकोनॉमी ही आए। लेकिन क्योंकि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है और डेमोक्रेसी कंट्री के पास सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता, इस वजह से हमारे इंडिया ने कभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं किया। तो हमने इसकी जगह मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कुछ पार्ट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और बाकी पार्ट पे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन एक बड़े सेक्टर पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता था। यहाँ देखते हैं इंडिया के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लेने के बाद इंडिया को एक ऐसे प्लान बनाने की आवश्यकता थी जिसके द्वारा इंडिया के उन सभी लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो कि इंडिया ने बनाए थे। यहाँ पे देखते हैं इंडिया ने कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए थे। यहाँ हम देखते हैं इंडिया के द्वारा निर्धारित किए जाने वाला फर्स्ट लक्ष्य है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी टोटल इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। जैसे एक बड़े केक को ज़्यादा लोग इंजॉय कर सकते हैं, वैसे ही जब जीडीपी ज़्यादा होता है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा लोगों को मिलता है। कैसे? ज़्यादा जीडीपी का मतलब होता है ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, और जब ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसका बेनिफिट इकोनॉमी में रहने वाले ज़्यादातर लोग उठाते हैं। तो यह था इकोनॉमी का फर्स्ट लक्ष्य जिसका नाम था इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सेकेंड लक्ष्य की, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन। इंडिया के लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया कई सालों से ऐसी टेक्निक यूज़ करता था जो कि बहुत ज़्यादा स्लो था और जिससे प्रोडक्शन ना के बराबर होता था। तो इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे हल के स्थान पर ट्रैक्टर यूज़ करना, थ्रेसिंग मशीन यूज़ करना, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज़ करना और साथ ही HYV सीड्स यूज़ करना। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिसे फसल अच्छे होते हैं, उपज अच्छी होती है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब बस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही नहीं होता, यहाँ पे सोच की भी बात होती है। सोच का मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अपने सोच में बदलाव करना। जैसे इंडिया में शुरू से ही महिलाओं को बहुत पीछे रखा जाता था, उन्हें बाहर काम के लिए नहीं निकलने दिया जाता था, उनको घर में ही रखा जाता था। तो ये सारी सोच को हटाने की ज़रूरत थी, एक नए मॉडर्न इकोनॉमी बनाने की रिक्वायरमेंट थी। तो यह था इंडिया के द्वारा निर्धारित किया गया सेकेंड लक्ष्य। अब हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा निर्धारित किया गया थर्ड लक्ष्य की। थर्ड लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। जैसा कि हम सभी को पता है इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद इंडिया यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो किसी और देश पर डिपेंड हो, मतलब किसी और देश से गुड्स को इंपोर्ट करे। वो उन गुड्स को खुद ही अपने देश में प्रोडक्शन करना चाहता था, जो कि अभी तक इंडिया में किसी और देश से इंपोर्ट होता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इंडिया सेल्फ रिलायंस बनना चाहता था इस लक्ष्य में। अब हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा निर्धारित किए गए फोर्थ लक्ष्य की, जिसका नाम है इक्विटी। इंडिया में हम देखते हैं शुरू से ही अमीर और गरीबों के बीच जो खाई होती है वो बहुत ज़्यादा रही है। मतलब कैसे जमींदार बहुत अमीर होते थे, वहीं पे हम देखते हैं पीजेंट मतलब गरीब फार्मर वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। तो इस लक्ष्य में इंडिया ने यह निर्धारित किया था कि किन किन पॉलिसीज़ के द्वारा हम इंडिया में जो गरीब किसान हैं उनको और ज़्यादा ऊपर करके इक्विटी कर सके, मतलब यह कि अमीर और गरीबों के बीच के फासले को कम किया जा सके। होप सो आपको ये 4 लक्ष्य समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन की स्थापना इन 4 लक्ष्य जो कि थे इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी,
इन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। anything.